नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर समान ज्ञान पाठ्यक्रम को देखेंगे। यूनिट जो 4 है उसमें मानव एवं पर्यावरण के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों, इस इकाई में 4 टॉपिक दिए गए हैं। प्रथम में लिखा गया है मानव एवं पर्यावरण का अंतर संबंध। सेकेंड में लिखा गया है पर्यावरणीय क्षरण कारण एवं निवारण। थर्ड में लिखा गया है पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। और फोर्थ में लिखा गया है पर्यावरणीय नियंत्रण। दोस्तों, अगले 2-3 वीडियो के माध्यम से इकाई में 4 को ऑलमोस्ट कवर कराऊंगा। सबसे पहले जिन टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें मैं कराऊंगा। तो मैं पहले पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास इस टॉपिक को कवर कराऊंगा, तो आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में सवाल पूछे गए हैं उनको भी हल कराऊंगा एक अलग वीडियो के माध्यम से। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। दोस्तों, सर्वप्रथम पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के बारे में जानते हैं। तो प्रथम पॉइंट लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना एवं पर्यावरण आंदोलन के प्रारंभिक सम्मेलन के रूप में 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम स्वीडन में दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरण जो है सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, आप सभी को ध्यान में रखना है कि स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में स्वीडन में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि लगातार हो रहे पर्यावरण क्षरण, मौसम परिवर्तन एवं आपदाओं पर नियंत्रण हेतु जो है यह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो आप सभी को याद रखना है कि पर्यावरण क्षरण, मौसम परिवर्तन, आपदाओं पर नियंत्रण हेतु जो है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में स्वीडन में आयोजित किया गया था। दोस्तों, इसी सम्मेलन के अंतर्गत जो है एक प्रोग्राम का जो है शुभारंभ किया गया। यह प्रोग्राम था यूएनईपी। दोस्तों, एग्जाम में सवाल डायरेक्ट आते हैं कि यूएनईपी किन से निकला है, तो वो आप सभी को ध्यान रखना है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुए थे स्वीडन में, उन्हीं से यूएनईपी निकला है। इनका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंटल प्रोग्राम। और इनका जो हेड क्वार्टर है केन्या की राजधानी नैरोबी में है। और इस प्रोग्राम का कार्य क्या है, तो कार्य ये है कि वैश्विक पर्यावरण एजेंडा के निर्माण एवं जलवायु नीतियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में यह शीर्ष वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर कार्य करता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है यूएनईपी का कार्य क्या है, इनका हेड क्वार्टर कहाँ है और यह प्रोग्राम जो है किस सम्मेलन के माध्यम से जो है इसका शुभारंभ किया गया है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन के माध्यम से। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत ही अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पर लिखा गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1983 में नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रेटलैंड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। यह समिति जो है 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर नाम से ब्रेटलैंड रिपोर्ट प्रकाशन किया। इस रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया कि वर्तमान विकास का मॉडल जो है आगे जाकर टिकाऊ साबित नहीं होगा एवं इससे हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। दोस्तों, जब यह रिपोर्ट जारी किया गया तो इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1989 में एक प्रस्ताव पारित कर 1992 में ब्राज़ील में एक सम्मेलन को बुलाए जाने का जो है आग्रह किया था सभी देशों से, जो कि आगे चलकर पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तो दोस्तों, इस पॉइंट से आपसे इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि ब्रेटलैंड जो है रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था, तो 1987 में। गठन कब किया गया था, 1983 में। आवर कॉमन फ्यूचर जो है किससे संबंधित है, तो ब्रेटलैंड रिपोर्ट यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा गठन किया गया था, पर्यावरण से ही रिलेटेड। तो रियो समिट या अर्थ समिट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को बताया कि ब्रेटलैंड रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1989 में सभी देशों से आग्रह किया कि अर्थ समिट का आयोजन किया जाए, वो भी ब्राज़ील में। उन्हीं को जो है अर्थ समिट या रियो समिट कहा जाता है। यह अर्थ समिट का आयोजन जो है 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। यूएन द्वारा कंडक्ट किया गया था और इसका जो उद्देश्य था नेचर कंजर्वेशन पॉवर्टी से संबंधित है। और इस सम्मेलन के दौरान जो है 2 दस्तावेजों एजेंडा 21 और रियो घोषणा को प्रस्तुत किया। साथ ही साथ 3 महत्वपूर्ण जो है कन्वेंशन को जन्म दिया। यह कन्वेंशन UNFCCC है, UNCBD है और UNCCD है। सबसे पहले एजेंडा 21 के बारे में जानते हैं। तो एजेंडा 21 जो है 21 यह जो है 21वीं सदी को प्रस्तुत करता है। दोस्तों, यह एजेंडा 21 बाध्यकारी नहीं है, आप सभी को ध्यान रखना है। एजेंडा 21 जो है बाध्यकारी नहीं है और इस एजेंडा 21 में
यह कहा गया था कि राज्यों से अपेक्षा की गई थी कि वो जो भी अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम बनाएंगे एजेंडा 21 को ध्यान में रखकर बनाएंगे। एजेंडा 21 का जो मुख्य लक्ष्य है गरीबी, स्वास्थ्य, वित्तीय संसाधन, उपभोग के ढंग और मानवीय जो है व्यवस्थापन, इन सभी को ध्यान में रखकर ही कोई भी देश जो है अपने नीतियां या कार्यक्रम पर्यावरण से संबंधित बनाएंगे। तो रियो समिट या अर्थ समिट में जो 3 महत्वपूर्ण कन्वेंशन को जन्म दिया उनमें UNFCCC है, UNCBD है और UNCCD है। सर्वप्रथम इन तीनों के फुल फॉर्म जानेंगे और साथ ही साथ यह तीनों कन्वेंशन किससे संबंधित है उनके बारे में जानते हैं। तो UNFCCC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और UNFCCC जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। उसी प्रकार UNCBD का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और UNCBD जो है जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। लास्ट है UNCCD, इनका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डर्टिफिकेशन। UNCCD जो है मरुस्थलीय रोकथाम से संबंधित है। दोस्तों इनसे डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं, पूछ लिए जाएंगे कि मरुस्थलीय रोकथाम से संबंधित कौन से कन्वेंशन हैं। ऑप्शन दे दिए जाएंगे UNFCCC, UNCBD या UNCCD। तो आप सभी को आंसर क्या लगाने हैं, UNCCD। तो आपने इन तीनों कन्वेंशन में जाना कि यह तीनों कन्वेंशन किन किन क्षेत्र से संबंधित हैं। अब मैं आप सभी को UNFCCC के बारे में बता दूं। UNFCCC जो है 22 मार्च 1994 से लागू हुआ है। यहाँ गलती से 44 लिखा गया, तो आप सभी को ध्यान में रखना है 1994 से जो है UNFCCC लागू हुआ और 1995 से लगातार जो है इसकी वार्षिक बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसे COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। दोस्तों इन्हीं UNFCCC के माध्यम से जो है क्योटो प्रोटोकॉल का जन्म हुआ है। तो मैं अगले वीडियो के माध्यम से जो है विभिन्न प्रोटोकॉल के बारे में बताऊंगा। तो सिर्फ अभी आपको यह ध्यान में रखना है कि UNFCCC के माध्यम से जो है 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल का जन्म हुआ। दोस्तों उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे UNCBD से निकला है कार्टेजेना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल, इनके बारे में भी बताऊंगा अगले वीडियो के माध्यम से। दोस्तों UNCCD के बारे में बता दूं कि 17 जून को जो है प्रत्येक वर्ष विश्व मरुस्थलीय सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे कि 17 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो विश्व मरुस्थलीय सूखा दिवस के बारे में। दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं यहाँ पर राइट डाउन किया हूँ, इनके बारे में बता दूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा गया है GEF, इनका फुल फॉर्म है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। दोस्तों यह GEF जो है इनका गठन 1992 में किया गया था और इसका हेड क्वार्टर जो है वाशिंगटन DC अमेरिका में है। इनका मुख्य जो कार्य है यह जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, ओजोन परत आदि से संबंधित परियोजनाओं के लिए विकासशील देशों और संक्रमण अर्थव्यवस्था का जो है निधि उपलब्ध कराता है। तो आपको मुख्य बातें यह ध्यान में रखना है कि GEF का काम क्या है कि विकासशील देशों या संक्रमण अर्थव्यवस्था देशों के लिए जो है यह वित्तीय उपलब्ध कराता है और 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन के लिए जो है वित्तीय उपलब्ध कराता है, जिसमें से UNFCCC है, UNCCD है, UNCBD है। नेक्स्ट है अस्थायी कार्बन प्रदूषण के लिए जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था और जो है मिनीमाता अभिसमय। तो आप सभी को ध्यान में रखना क्योंकि इनसे सवाल जो है पूछे गए हैं। तो GEF का जो प्रबंधन किया जाता है वो 3 संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, UNDP, वर्ल्ड बैंक और UNEP। तो आप सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कन्वेंशन, प्रोटोकॉल, एग्रीमेंट। दोस्तों इन तीनों में अंतर क्या है इनके बारे में जान लेते हैं। वैसे एग्जाम में तो इन तीनों के अंतर नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जानकारी के कारण मैं आप सभी को बता रहा हूँ। सर्वप्रथम कन्वेंशन के बारे में जानते हैं। तो कन्वेंशन जो है प्रोटोकॉल और एग्रीमेंट से पहले होती है और इसमें जो है प्रतिनिधियों के बीच जो है प्रक्रियाओं और कार्यनीतियों के लिए आम सहमति बनती है। तो आप सभी को ध्यान रखना है जो अभिसमय है कन्वेंशन है प्रोटोकॉल और एग्रीमेंट से पहले होंगे और इसमें जो है प्रतिनिधियों के बीच प्रक्रियाओं और कार्यनीतियों के लिए जो है आम सहमति बनती है। प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं। तो प्रोटोकॉल जो है यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज होता है जिसमें देशों के जो है राजनीतिक प्रतिनिधि जिन सिद्धांतों पर सहमति बनी है दस्तावेजों को क्रियान्वित करने के लिए सूक्ष्म रूप दिया जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है प्रोटोकॉल के बारे में। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है एग्रीमेंट, समझौता। समझौता में जो है भविष्य में होने वाले मतांतर कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए किसी एक देशों
और संस्था या बहुत सारे देशों में होने वाली एक सहमति होती है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है इन तीनों में अंतर। मैं आप सभी को बता दूं कि अगले वीडियो के माध्यम से क्योटो प्रोटोकॉल, कार्टेजेना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो आप इस चैनल पर बने रहें। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो से ज़रूर मदद मिली होगी। इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।